हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है, आज का जो चैप्टर है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को क्वालिटी के साथ कंप्लीट किया। तो अब जब मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मेरी ड्यूटी रहेगी कि मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के रिवीजन लेक्चर की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाऊं, जो कि मैं करने वाला हूं। 3-4 रिवीजन लेक्चर मैं आपको संडे को देने वाला हूं। दूसरी मेरी ड्यूटी रहेगी कि कुछ डीपीपी के जो सॉल्यूशंस हैं वो पेंडिंग है मेरी तरफ से, उन पे भी मैं काम करने वाला हूं। और जो भी डीपीपी के सॉल्यूशन मेरी तरफ से पेंडिंग है, मैं उन सब का इकट्ठा एक वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तीसरी चीज, एक रिकॉर्डेड लेक्चर प्लान करूंगा जिसमें उसके सारे के सारे पीवाईक्यू एक जगह पर डिस्कस करेंगे। वैसे हम उसके पीवाईक्यू डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग जगह पर टुकड़ों में कर चुके हैं, लेकिन हम उनको एक जगह पर करेंगे। चौथी चीज जो मैं लेके चलूंगा इस चैप्टर के साथ, हां, जो भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, मान लीजिए एक टॉपिक कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है, साथ में इसकी एनसीईआरटी लगाकर आपको एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड भी एक्सप्लेन करूंगा, तो हमें बाद में एनसीईआरटी का वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी हमें आपको एनसीईआरटी से भी कराने हैं, वैसे उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत क्वालिटी से आपको पढ़ाया गया है। काफी सारे बच्चों ने पढ़ भी ली होगी, लेकिन कुछ प्रतिशत स्टूडेंट्स होते हैं, उनका भी ख्याल रखना हमारी ड्यूटी होती है। तो ये हम लोग करने वाले हैं। दूसरा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को कम मत समझना, हल्के में मत समझना। आज तक मुझे भी नहीं मालूम कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 70% लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस डिफिकल्ट है, 30% कहते हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस डिफिकल्ट है। बट मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से 19 नहीं है, 20 ही होगा, बराबर होगा, लेकिन उसका अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, प्रिंसिपल अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। हमें नहीं मालूम इजी है या डिफिकल्ट है, ये तो हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं। बट मैं आपसे इतना प्रॉमिस करता हूं कि आपको पूरा क्वालिटी के साथ लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इजी हो डिफिकल्ट हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आपके खोपड़े में पूरा का पूरा अच्छे से समझाया जाएगा, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको वचन देता हूं। दूसरा, इस चैप्टर के अंदर हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन अपने आप में 3 घंटे का टॉपिक है, ट्रांसक्रिप्शन अपने आप में 3 घंटे का टॉपिक है, ट्रांसलेशन अपने आप में 2.5 घंटे का टॉपिक है, लैक ऑपरॉन अपने आप में 2 घंटे का टॉपिक है। हमने अगर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ऑपरॉन ये 4 टॉपिक पे कमांड कर ली तो इस चैप्टर में कुछ नहीं रह जाएगा। बाकी जेनेटिक कोड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये तो मैं आपको, हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक डिफिकल्ट टॉपिक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ऑपरॉन, ये 5 टॉपिक में अगर हमने कमांड कर ली तो हमें इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा। तो बच्चों, हमें 15 लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं। इसको कंप्लीट कराने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 17 तक मैं आपको ये लेक्चर्स में खत्म करा दूंगा। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, समझने वाला है, बहुत समझने वाला है, ये चैप्टर ही समझने वाला है। और स्टार्टिंग के 5 या 10 मिनट जज मत करना, स्लो पॉइजन है आज का लेक्चर, स्लो पॉइजन है। धीरे 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 मैं आपको पीक पर लेके जाऊंगा
और जब लेक्चर खत्म होगा आप सब पढ़ाई के नशेड़ी बन चुके होंगे। आप फील करोगे जब आप 6 बजे ऐप में कमेंट करोगे तो आप खुद कहोगे कि भाई साहब आज का लेक्चर किसी से कम नहीं था। तो बच्चों ये थोड़ी सी बात करनी थी क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो बिना एक्स्ट्रा मोटिवेट किए, बिना टाइम खराब किए आज के लेक्चर को सर स्टार्ट कीजिए। सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में यस सर लिख दीजिए। आपको कसम है पुनीत सुपरस्टार की, जल्दी से आप यस सर लिख दीजिए। जल्दी से आप यस सर लिख दीजिए। आ गया है, यस सर आ गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्लैपिंग कि ईश्वर हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बरकरार रखें और हम क्वालिटी के साथ पूरा जस्टिस करें और बच्चों को ये चैप्टर उतनी ही क्वालिटी के साथ पढ़ाएं जितनी क्वालिटी तक आपको लेकर आए हैं। ईश्वर हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए शक्ति और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। टॉपिक का नाम है डीएनए। टॉपिक का नाम है डीएनए। पूरा फोकस करना। टॉपिक टू बी कवर्ड डीएनए। पूरा का पूरा फोकस करना। धीरे धीरे उठाऊंगा, एकदम बेसिक से उठाऊंगा। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो हमने डाली है हेडिंग न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर्ड किया था एक साहब ने, जिन साहब का नाम था मैस्चर। जिन साहब का नाम था मैस्चर। तो मैस्चर साहब ने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। थोड़ी देर में अपने आप पता चल जाएगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, बस पेशेंस रखना, बहुत स्लो लेके चलूंगा। न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था मैस्चर ने और इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को एक नेम दिया था। वो नाम था आपका न्यूक्लिन। वो नाम था आपका न्यूक्लिन। मैस्चर साहब ने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया और एक नाम दिया, वो नाम था न्यूक्लिन। टर्म न्यूक्लिक एसिड अगर कोई पूछता है कि टर्म न्यूक्लिक एसिड किसने दी थी, तो आप बताएंगे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑल्टमैन। जिनका नाम था ऑल्टमैन। और इन्होंने ही बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका जो नेचर होता है वो आपका एसिडिक होता है। अब सवाल आया कि सर न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये तो बताइए कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड जिस चीज का बना हुआ है उसको आप कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड आपका न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। बिल्कुल सही है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है सर, न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताइए। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। एक को आप कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस। एक को आप कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस। तो बच्चों एक को आप कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस। पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आज, पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। नाइट्रोजिनस बेस। एक को आप कहते हैं शुगर और एक को आप कहते हैं फॉस्फेट। पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, एकदम फील करा दूंगा आज। पर धीरे 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 धीरे। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट। बिल्कुल सही है। सर न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड के अंदर 2 चीजें हैं। एक को आप बोलेंगे नाइट्रोजनस बेस, एक को आप बोलेंगे नाइट्रोजनस बेस और दूसरे को आप बोलेंगे शुगर। तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट। लेकिन एक न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है, मतलब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता। अब सर एक एक करके
स्ट्रक्चर की हेल्प से समझाइए कि नाइट्रोजनस बेस क्या है, शुगर क्या है, फॉस्फेट क्या है। एक एक करके स्ट्रक्चर की हेल्प से समझाइए कि ये चीजें क्या होती हैं। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं। सर कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? एक पिरिमिडीन होता है, एक प्यूरिन होता है। सर जरा इनके स्ट्रक्चर दिखाइए। अभी दिखाता हूं इनके स्ट्रक्चर। नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के हैं, एक पिरिमिडीन है और एक आपका प्यूरिन होता है। सर पिरिमिडीन में एग्जाम्पल क्या क्या जाएंगे? बेटा पिरिमिडीन के अंदर जो एग्जाम्पल जाएंगे वो आपके जाएंगे साइटोसिन। और कौन से जाएंगे? और आपके जाएंगे थाइमीन। और कौन सा जाएगा? और आपका जाएगा यूरेसिल। तो बच्चों जो डीएनए होता है, साइटोसिन आपका डीएनए के अंदर, साइटोसिन जो होता है आपका, साइटोसिन जो होता है वो डीएनए में भी मिलता है और वो आरएनए में भी मिलता है। साइटोसिन डीएनए में भी मिलता है, आरएनए में भी मिलता है। थाइमीन आपका सिर्फ डीएनए में मिलता है और यूरेसिल आपका आरएनए में मिलता है। तो साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल ये तीनों के तीनों पिरिमिडीन हैं, जिसमें से साइटोसिन और थाइमीन डीएनए में मिलता है और यूरेसिल एंड साइटोसिन आरएनए में मिलता है। साइटोसिन डीएनए में भी है, आरएनए में भी है। थाइमीन सिर्फ डीएनए में है, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में है। क्योंकि हम अगर डीएनए की बात करेंगे तो आप साइटोसिन बोलोगे और थाइमीन बोलोगे। तो ये एग्जाम्पल हुए आपके पिरिमिडीन के अंदर। प्यूरिन, धीरे धीरे क्लास बनाऊंगा, धीरे धीरे स्लो लेके चलूंगा, एकदम धीरे धीरे क्लास बनाऊंगा। प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन के अंदर आपका आता है एडेनिन। प्यूरिन के अंदर आपका आता है एडेनिन और दूसरा आपका आता है ग्वानिन। तो एडेनिन ग्वानिन डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है। ये डीएनए में भी मिलता है और आरएनए में भी मिलता है। ठीक इसी प्रकार से आपका जो ग्वानिन है वो भी डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। तो हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में प्यूरिन में एडेनिन है, ग्वानिन है, पिरिमिडीन में साइटोसिन है और थाइमीन है। ठीक है सर, अब इनके स्ट्रक्चर दिखाइए। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ध्यान से देखिएगा। एडेनिन और ग्वानिन क्या है? प्यूरिन है। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है। कैसे कंपाउंड है? सर ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब हेट्रोसाइक्लिक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये ज्यादा अच्छी तरीके से आपको केमिस्ट्री में एक्सप्लेन कर पाएंगे, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। तो बच्चों एडेनिन और ग्वानिन आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, एडेनिन और ग्वानिन आपके प्यूरिन है। तो पहला पॉइंट जो आपका आया, पहला जो पॉइंट आया कि आपके प्यूरिन कैसे कंपाउंड है, तो आप बोलेंगे कि प्यूरिन जो है आपके वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। प्यूरिन आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। सर प्यूरिन के अंदर कौन आया? प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन आया। सर इनमें कितनी रिंग है? 1 2 1 2। तो प्यूरिन्स में कितनी रिंग होती है? 1 या 2? सर प्यूरिन में 2 रिंग होती हैं। प्यूरिन में 2 रिंग होती हैं। इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ रिंग पूछता हूं तो आप बोलेंगे 2। पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन की पोजीशन देखिए 1 3 7 9, 1 3 7 9। किस पोजीशन पर नाइट्रोजन है? नाइट्रोजन 1 पर है, 3rd पर है, 7th पे है और 9th पे है। तो नाइट्रोजन आपका 1 पे है, 3 पे है, 7 पे है और 9th पे है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है तो आप बताएंगे 1 3
7 9। बिल्कुल सही है सर। पिरिमिडीन में कौन आया? साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। सर साइटोसिन और थाइमीन दिखाइए। तो आप देखिए जरा, ये है आपका साइटोसिन, ये है यूरेसिल, ये है थाइमीन। अब आप देखिए, ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन ये डबल रिंग नहीं है, सिंगल रिंग सिंगल रिंग सिंगल रिंग। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ही है, बट इनके अंदर रिंग देखिए कितनी है। ये भी आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, बट नंबर ऑफ रिंग एक है। और नाइट्रोजन की पोजीशन देखिए बच्चों, नाइट्रोजन की पोजीशन देखिए, फर्स्ट थर्ड। तो नाइट्रोजन की जो पोजीशन है वो फर्स्ट और थर्ड पर है। तो अगर मैं नाइट्रोजन की पोजीशन की बात करता हूं तो आप बोलेंगे फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। तो नाइट्रोजन की पोजीशन आपको पता चल गई। यहां पर देखिए, ये एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया है प्यूरीन का, और ये बनाया है पिरिमिडीन का। पिरिमिडीन में एक रिंग है, प्यूरीन में दो रिंग है। यहां नाइट्रोजन की पोजीशन फर्स्ट और थर्ड पर है, यहां नाइट्रोजन की पोजीशन 1 3 7 9 पर है, और दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। लिख लीजिए। ये चीज समझ में आई तो आप चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। तो आप देख लीजिए, ये चीज आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। ये आप यस लिख दीजिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आप यस लिख दीजिए, और फटाफट इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। धीरे धीरे लेके चलूंगा, धीरे धीरे लेके चलूंगा, ऐसे ही लेके चलूंगा धीरे धीरे। लिख लीजिए आराम से। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा, इसका एनसीईआरटी लगा के आपको कराया जाएगा, और उसके बाद ही दूसरे टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे। ये चीज हम साथ साथ करने वाले हैं। लिख लीजिए। जो स्ट्रक्चर है वो आप घर पे बनाइएगा स्लाइड से, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। वीक में 2 दिन ही रॉकी भाई आता है, तो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर की स्लाइड आप घर पे बनाइएगा, लेकिन जो काम का जो है वो आप यहां पे लिख लीजिएगा। डन। और 30 सेकंड ले लीजिए। कोई छोटा भाई बहन रह गया हो वो भी लिख लेगा। वीडियो कॉल, अरे करूंगा, करेंगे आज वीडियो कॉल करेंगे। याद दिलाना, क्लास खत्म होने वाली होगी ना, वीडियो कॉल करेंगे आज। देखो जरा, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों में रंग। देखें जरा, आज इस चांद के भी दीदार कर लेते हैं वीडियो कॉल में। चलो भाई डन। तो ये आपने देखा। फिर प्यूरीन और पिरिमिडीन है जो आप घर पे बना लेंगे। एडेनिन गुआनिन, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इसको बनाने में। तो आपने बेस देखा। अब आप देखेंगे शुगर, क्योंकि 3 चीजें आपको न्यूक्लियोटाइड में बताई गई थी। एक आपको बताया गया था बेस, एक आपको बताया गया था शुगर, और एक आपको बताया गया था फॉस्फेट। तो आप पूरा फोकस करिएगा। नेक्स्ट है शुगर। तो शुगर जो होती है उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो 5 होते हैं, और ऐसी शुगर को आप बोलते हैं पेंटोस शुगर। मैं एकदम सिंपल करके आपको पढ़ाऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेट करके नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत फालतू की चीज नहीं, एकदम काम की चीज भी आपको लेकर आऊंगा। तो आप देखिए, ये वाली जो शुगर है, ये देखिए कार्बन नंबर, आप इसका देखिए, ये है कार्बन नंबर फर्स्ट, ये है कार्बन नंबर सेकंड,
ये कार्बन नंबर थर्ड, ये कार्बन नंबर फोर्थ और ये है कार्बन नंबर फिफ्थ। तो डीएनए में जो शुगर मिलती है उसके सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता, लेकिन जो शुगर आरएनए के अंदर मिलती है उस शुगर के सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन होता है। तो यहां पर जो शुगर मिलेगी उसके सेकंड कार्बन पर आपको OH मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। सेकंड कार्बन पर आपका जो ऑक्सीजन होता है वो आपका प्रेजेंट होता है, लेकिन डीएनए के अंदर जो शुगर मिलेगी वो विदाउट ऑक्सीजन होती है। मतलब सेकंड कार्बन के रेस्पेक्ट में कह रहा हूं, सेकंड कार्बन पर यहां पर ऑक्सीजन नहीं होता, तो सेकंड कार्बन विदाउट ऑक्सीजन है, इसलिए लिखा हुआ है डीऑक्सी, इसलिए लिखा हुआ है डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, डीऑक्सी का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता। ऐसी शुगर को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस, और आरएनए की शुगर है राइबोस, क्योंकि यहां से डीऑक्सी हट गया क्योंकि सेकंड पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तीसरा पार्ट है आपका फॉस्फेट, और फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेट की वजह से डीएनए का एसिडिक नेचर होता है। तो फॉस्फेट की वजह से डीएनए का एसिडिक नेचर होता है। तो आपने तीन चीजें देख ली, बेस देखा, शुगर देखा, फॉस्फेट आपने देख लिया। जल्दी से इसको लिख लीजिए, ये स्ट्रक्चर आप घर पे ड्रॉ कर लीजिएगा, ज्यादा मुझे लगता नहीं कि इस स्लाइड में कुछ लिखने के लिए है। अब हम लेवल को थोड़ा सा उठाएंगे, धीरे धीरे आपको लेवल को उठाएंगे, पूरा फोकस करिएगा। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है, देखिए ये और ये स्ट्रक्चर बनाना है आपको। अगर आप अभी बना सकते हैं जल्दी तो बना लीजिए, वरना आप घर पे बनाएंगे। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, अब आपको दिखना चाहिए, तब आपको दिख नहीं रहा था लेकिन अब आपको दिख जाएगा, अब आपको दिख जाएगा बेटा, अब आपको दिख जाएगा। देखिए इस तरीके से है ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब आपको दिख जाएगा, अब आपको दिख जाएगा। देखिए इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है आपका। तो अब आपको दिख गया होगा बेटा, अब ये आपको विजिबल होगा, पहले आपको विजिबल नहीं था। बैकलॉग है तो बैकलॉग का स्ट्रेस मत ले, नए चैप्टर से स्टार्ट कर, इसका पुराने वाले से कोई लेना देना नहीं है। पेंटोज शुगर तीन पार्ट थे, एक क्या था आपका, शुगर था, फॉस्फेट था और बेस था। मैंने आपको बेस समझा दिया। सेकंड है आपका शुगर, तो आपके न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर मिलेगी, डीएनए के अंदर जो शुगर मिलती है वो आपकी डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, एक ऐसी शुगर जिसके सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता। और आरएनए के अंदर जो शुगर मिलती है उसके सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन होता है। तो ये वाली शुगर हमारी आरएनए में मिलेगी राइबोस, और ये वाली शुगर हमारी डीएनए में मिलेगी जिसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी का मतलब विदाउट ऑक्सीजन। और तीसरी चीज न्यूक्लिक एसिड में मिलेगी फॉस्फेट, जो मैंने आपको यहां पे बताया था कि न्यूक्लिक एसिड में तीन चीजें हैं, बेस, शुगर, फॉस्फेट। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो आप यस सर लिख दीजिए, अगर आपको यहां तक समझ में आया तो आप यस सर लिख दीजिए, फटाफट यस सर लिख दीजिए, फटाफट। पूरा पढ़ाई पे फोकस करना बेटा, अननेसेसरी चैट मत पढ़ना, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। अगर टीचर चैट पढ़ने लगा तो पढ़ाएगा कैसे, वो तो पढ़ा ही नहीं पाएगा, कैसे पढ़ाएगा वो। तो इसलिए मैं चैट ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। पेंटोज शुगर यहां तक आपको समझ में आ गया, जिनको भी समझ में आ गया है वो वोट डालिए, आपके वोट बहुत जरूरी है देश को बदलने के लिए। ठीक है, अब आओ ध्यान से आना, मुझे बताओ ये न्यूक्लियोटाइड बनाया है या न्यूक्लियोसाइड बनाया है, बताइए। मैंने ये क्या बनाया है, मैंने ये क्या बनाया है बताइए।
ये है आपकी शुगर, बिल्कुल सही है। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका बेस, बिल्कुल सही है। तो शुगर है, बेस है, बट फॉस्फेट नहीं है। शुगर है, बेस है, फॉस्फेट नहीं है। तो इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड में शुगर होता है और नाइट्रोजिनस बेस होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है। अब मुझे यह बताइए, इस शुगर में यह है आपका कार्बन नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ये जो जुड़ा है, बताओ मुझे, लिख के बताओ, ये पिरिमिडीन जुड़ा है या प्यूरीन जुड़ा है? ये नाइट्रोजनस बेस पिरिमिडीन होगी या प्यूरीन होगी? आप मुझे बताइए। कैसे बताएंगे सर? इसमें रिंग काउंट कर, कितनी रिंग है? सर इसमें 2 रिंग हैं, तो जिसमें 2 रिंग होती हैं वो पिरिमिडीन होते हैं या प्यूरीन होते हैं? लिख के बता। जिनमें 2 रिंग होती हैं, शाबाश। इसका मतलब यहां पर जुड़ा हुआ है आपका प्यूरीन। बताइए डीएनए में वो प्यूरीन क्या हो सकता है? सर डीएनए में वो प्यूरीन या तो ये एडेनिन हो सकता है या फिर सर ये आपका ग्वानिन हो सकता है। या तो ये एडेनिन हो सकता है या फिर ये ग्वानिन हो सकता है। यहां पे जाने से पहले आप एक चीज और देखिएगा, एक चीज और देखिएगा। ये यूरेसिल है, ये थाइमीन है। तो आप देखिए यूरेसिल और थाइमीन में क्या डिफरेंस है? यूरेसिल और थाइमीन में क्या डिफरेंस है? यहां पर 5th पोजीशन पे मिथाइल है, यहां 5th पोजीशन पे मिथाइल नहीं है। अगर आप यूरेसिल के 5th पोजीशन पे मिथाइल लगा दो, अगर आप यूरेसिल के 5th पोजीशन पे मिथाइल लगा दो, देन इट बिकम्स थाइमीन। तो थाइमीन और यूरेसिल में क्या डिफरेंस है? यूरेसिल के 5th कार्बन पर 5th पोजीशन पर मिथाइल नहीं है, लेकिन थाइमीन के 5th कार्बन पर 5th पोजीशन पर मिथाइल है। इसलिए थाइमीन को बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। ये यूरेसिल ही है, फर्क क्या है? बस यहां पर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, यहां मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो थाइमीन विदाउट मिथाइल ग्रुप कॉल्ड यूरेसिल। थाइमीन विदाउट मिथाइल ग्रुप कॉल्ड यूरेसिल। यूरेसिल विथ मिथाइल ग्रुप called thymine. Uracil with methyl group called thymine. Uracil with methyl group called thymine. Thymine without methyl group called uracil. Thymine without methyl group called uracil. ये बात समझ में आई तो यस लिखिए। ये बात समझ में आई तो यस लिखिए। ये बात समझ में आई तो यस लिखिए। इसमें मिथाइल ग्रुप लगा दो तो ये थाइमीन बन जाएगा, थाइमीन में से मिथाइल ग्रुप हटा दो तो ये यूरेसिल बन जाएगा। ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए। ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए। आ जाओ, ये है शुगर, ये है इसके कार्बन 1 2 3 4 5। तो शुगर के कार्बन नंबर के साथ वर्ड यूज किया जाता है प्राइम। फर्स्ट कार्बन 1 प्राइम, सेकेंड प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। तो ये जो आपको दिख रहा है 1 के साथ ये लगा हुआ, ये जो आपको दिख रहा है इसको प्राइम बोलते हैं, इसको प्राइम बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। शुगर है, फॉस्फेट नहीं है, इसके साथ बेस अटैच है, उस बेस में 2 रिंग है, मतलब ये प्यूरीन है। और ये प्यूरीन में या तो एडेनिन हो सकता है या ग्वानिन हो सकता है। तो शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको आप कहते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर और बेस में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कोई आपसे पूछता है कि शुगर और बेस में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आप बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
तो ये आपका कितना न्यूक्लियोसाइड है? सर ये मेरा सिंगल न्यूक्लियोसाइड है, ये मेरा सिंगल न्यूक्लियोसाइड है। तो एक न्यूक्लियोसाइड में एक शुगर है, एक बेस है, एक शुगर है, एक बेस है। एक न्यूक्लियोसाइड में एक शुगर है, एक बेस है। बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस कॉल्ड, उस बॉन्ड को आप बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये रिंग कौन सी है? सर ये जो रिंग है ये है हमारी प्यूरिन। और इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? ये बॉन्ड को क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिएगा। शुगर का कौन सा? 1 प्राइम। बेस का कौन सा? 9th। तो 9th पोजीशन किसकी? बेस की। फर्स्ट पोजीशन किसकी? शुगर की। तो ऐसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आपसे किसी ने पूछा कि न्यूक्लियोसाइड में अगर यहां प्यूरिन के लोग जुड़े हैं तो किस टाइप का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा? आप बोलेंगे 1,9। 1,9। शुगर का फर्स्ट, बेस का 9th। शुगर की फर्स्ट पोजीशन, बेस की 9th पोजीशन। तो जब भी कोई प्यूरिन जुड़ेगा, जब भी कोई एडेनिन या फिर ग्वानिन जुड़ेगा, तो वो शुगर के साथ जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा, उस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बोलेंगे 1,9। शुगर का फर्स्ट, बेस का 9th। शुगर का फर्स्ट, बेस का 9। शुगर का फर्स्ट, बेस का 9। ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए। 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 धीरे धीरे बढ़ाऊंगा नशा, एकदम से नहीं बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। ये चीज समझ में आई तो वोट डालिए। आप वोट डालेंगे तभी देश बदलेगा। व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इफ नाइट्रोजनस बेस इज प्यूरिन, ईदर एडेनिन और ग्वानिन? अगर यहां जुड़ने वाला एडेनिन है या ग्वानिन है तो किस टाइप की लिंकेज होगी? जो लिंकेज होगी दीवाने, उस लिंकेज को बोलेंगे 1। 1 किसका? 1 शुगर का। 9th किसका? बेस का। और ऐसे बॉन्ड को बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तेरा 1 मेरा 9। बताइए नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन 1 न्यूक्लियोसाइड। एक न्यूक्लियोसाइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितना है? 1। एक न्यूक्लियोसाइड में, चैट में आंसर लिखते जाइए, एक न्यूक्लियोसाइड में शुगर कितनी है? एक न्यूक्लियोसाइड में शुगर एक ही है। नंबर ऑफ बेस कितने हैं? एक न्यूक्लियोसाइड में नंबर ऑफ बेस 1 है। 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 नंबर ऑफ फॉस्फेट कितना है? नंबर ऑफ फॉस्फेट है 0। अगर तुम्हें 20 न्यूक्लियोसाइड दिए हैं तो नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे? 20। नंबर ऑफ बेस कितने होंगे? 20। नंबर ऑफ फॉस्फेट कितने होंगे? 0। शाबाश। अगर तुम्हें समझ में आया तो जल्दी से यस सर लिख दीजिए, अपना वोट डालिए। नहीं तो फिर लुखे लोग कमेंट कर देते हैं। और इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। धीरे धीरे उठाऊंगा, धीरे धीरे उठाऊंगा, धीरे धीरे उठाऊंगा। लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। शाबाश। समझ आए तो एकदम यस सर लिखिए। आपका यस सर बहुत मैटर करता है टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। एक एक वर्ड कवर करूंगा, अभी एनसीईआरटी मत पढ़ना। जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओगे। पहले ये टॉपिक कंप्लीट होने देना,
फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड कंप्लीट करूंगा। लिख लीजिए इसको, फटाफट लिख लीजिए। ये पूरा एक न्यूक्लियोसाइड है, एक न्यूक्लियोसाइड में एक शुगर होती है और एक बेस होता है। वो बेस, और यहां मैंने जो बेस दिखाया है वो कौन सा दिखाया है? प्यूरीन दिखाया है। अभी इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा, यहां बेस में पिरिमिडीन दिखाऊंगा। अभी मैंने प्यूरीन दिखाया है, मतलब ये एडेनिन भी हो सकता है, ये गुआनिन भी हो सकता है। तो सर अगर यहां प्यूरीन की जगह पिरिमिडीन होगा तब बॉन्डिंग का नाम क्या होगा? वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। मैंने अभी बताया कि जुड़ने वाला अगर एडेनिन है या गुआनिन है तो बॉन्डिंग को बोलते हैं 1/9। और ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि एक न्यूक्लियोसाइड में एक शुगर होती है, फॉस्फेट नहीं होता, एक बेस होता है। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लीजिए, डन। लिख लिया तो डन लिख दीजिए। रॉकी, डन। सर अगर वहां पर जुड़ने वाला, अगर वहां पर जुड़ने वाला, अब देखिए ये है शुगर, ठीक है, ये है बेस, तो बताओ ये क्या बनाया गया है? सर ये बनाया गया है न्यूक्लियोसाइड। कैसे पता चला ये न्यूक्लियोसाइड है? क्योंकि सर इसमें फॉस्फेट नहीं बनाया गया, इसके अंदर आपने बनाया है शुगर और आपने बनाया है बेस। बता ये बेस कौन सा होगा? सर इसमें सिंगल रिंग है, इसका मतलब ये बेस है आपका पिरिमिडीन। और पिरिमिडीन में या तो ये साइटोसिन हो सकता है या फिर ये थाइमीन हो सकता है। एक न्यूक्लियोसाइड में एक शुगर है, एक बेस है, ये बेस या तो साइटोसिन हो सकता है या थाइमीन हो सकता है। तो सर अगर शुगर और बेस में जो बॉन्ड है उसको आप बोले बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो अगर न्यूक्लियोसाइड में शुगर के साथ प्यूरीन के मेंबर जुड़ रहे हैं, या तो यहां साइटोसिन जुड़ रहा है या फिर यहां थाइमीन जुड़ रहा है, तो बॉन्ड क्या होगा? इसका फर्स्ट कार्बन, तो इसका होगा 1'। 1' किसका? 1' शुगर का। और बेस की कौन सी पोजीशन? बेस की भी आपकी फर्स्ट पोजीशन। किसकी? बेस की। तो यहां जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, यहां पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा उस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बोलेंगे 1,1। तो याद कर ले, जब भी जुड़ने वाला कोई पिरिमिडीन का मेंबर होगा, कोई पिरिमिडीन की बेस होगी, या तो थाइमीन होगा या साइटोसिन होगा, तो बॉन्डिंग 1,1 होगी। अगर जुड़ने वाला प्यूरीन का होगा तो बॉन्डिंग 1 और 9 होगी। प्यूरीन में बॉन्डिंग 1 और 9, पिरिमिडीन के अंदर बॉन्डिंग 1,1। ये साइटोसिन हो सकता है या फिर ये थाइमीन हो सकता है, ये एडेनिन हो सकता है या फिर गुआनिन हो सकता है। जब भी प्यूरीन के लोग जुड़ेंगे बॉन्डिंग 1 और 9 होगी, जब भी आपके पिरिमिडीन के लोग जुड़ेंगे बॉन्डिंग आपकी 1,1 होगी। समझ में आया तो यस लिख दे, समझ में आया तो यस लिख दे। यूरेसिल में भी यही होगा। यूरेसिल मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं डीएनए की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पर साइटोसिन और थाइमीन लिखा। यूरेसिल में भी वही होगा। तो अगर ये आपको समझ में आया तो फटाफट यस लिख दीजिए और इसको कॉपी में लिख लीजिए। फटाफट ये रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए, फटाफट बना लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फटाफट बना दीजिए, मेरे साथ साथ बना दीजिए।
बताया तो था अभी, व्हाट अबाउट यूरेसिल। अभी तो बताया यूरेसिल, एक बार लेक्चर में को वापस से रिवाइंड करके देख, अभी तो बताया यूरेसिल, क्या बताया? अगर यहां यूरेसिल होगा तब भी बॉन्डिंग यही होगी, लेकिन मैं यूरेसिल क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैं डीएनए के रेस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूं, आरएनए के रेस्पेक्ट में नहीं पढ़ा रहा। यूरेसिल होगा तब भी बेटा यही बॉन्डिंग होगी, तब भी यही बेटा यही बॉन्डिंग होगी, तब भी यही होगी। वो मैं डीएनए के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं। लिख लीजिए फटाफट, रॉकी, जल्दी से लिख लो। ये इससे पूरा पहले वाली स्लाइड थी। ये इसके बाद वाली थी। लिखो बेटा, जल्दी लिख लो, जल्दी। लिख लिया? आ जाओ अब, फटाफट आना। अब मैंने आपको न्यूक्लियोसाइड दिखाया था, अब मैं आपको न्यूक्लियोटाइड दिखाऊंगा। पहले मैंने आपको क्या दिखाया? न्यूक्लियोसाइड दिखाया। अब मैं आपको न्यूक्लियोटाइड दिखाऊंगा। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपका क्या होगा? आपका एक होगा शुगर, एक आपका होगा बेस। वो बेस एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, थाइमीन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है। डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन मिलते हैं। तो डीएनए के अंदर या तो एडेनिन होगा, या ग्वानिन होगा, या थाइमीन होगा, या साइटोसिन होगा। यूरेसिल नहीं होगा, यूरेसिल नहीं होगा। तो एक बेस है, एक शुगर है और एक फॉस्फेट है। एक बेस है, एक शुगर है और एक फॉस्फेट है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ कार्बन, तो ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड आपको जो दिख रहा है, इस बॉन्ड को आप बोलते हैं फॉस्फो मोनोएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को आप बोलते हैं फॉस्फो मोनोएस्टर बॉन्ड। डायरेक्ट याद रखिएगा, हमें केमिस्ट्री में नहीं जाना है, हमें मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है कि एस्टर्स क्या होते हैं, हमें इसमें नहीं जाना है। ये जो बॉन्ड होता है आपका, ये जो फॉस्फेट है, ये जो बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं फॉस्फो मोनोएस्टर बॉन्ड। तो बताइए, एक न्यूक्लियोटाइड में कितने फॉस्फेट हैं? एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट है। तो एक फॉस्फेट है, कितनी शुगर है? एक शुगर है। कितने बेस है? एक बेस है। कितना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है? ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपका एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अगर आपको क्वेश्चन दिया, कहा 20 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो फॉस्फेट 20 हो गए, शुगर 20 हो गए, बेस 20 हो गए और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 20 हो गए। लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए फटाफट। ये आपका इस तरीके से है, ये ऐसे है, ये आपका ऐसे है और ये आपका ऐसे। लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए। बहुत बेसिक से उठा रहा हूं, धीरे धीरे करके लेवल को अपग्रेड कर रहा हूं। धीरे धीरे, आपको एकदम से कोई ऐसी चीज नहीं खोल दी कि आप एकदम से कूद पड़ो कि जैसे आपके बेड पे भालू कूद गया आपके ऊपर, ऐसा नहीं है।
ये आपका शुगर है, ये आपका फॉस्फेट है, ये आपका बेस है। बताया तो सही है अभी। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है आपका शुगर और फॉस्फेट में जो बॉन्ड बना है, शुगर और फॉस्फेट में ये वाला जो बॉन्ड बना है इसके फिफ्थ कार्बन के साथ, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोमोनोस्टर बॉन्ड। बस इतना ही समझना है, रिसर्च नहीं करनी, मैं वो पढ़ाऊंगा ही नहीं जो काम का नहीं है, करनी नहीं है, कुछ नहीं करनी है, मेरा काम नहीं है बॉन्ड बनाना, बॉन्ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जितना बता दिया नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बस उतना ही पढ़ना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। ये शुगर है, इसका फिफ्थ कार्बन है, ये फॉस्फेट है, और यहां पर जो बॉन्ड बना है शुगर का, ये जो फिफ्थ कार्बन है और ये फॉस्फेट के साथ जो बॉन्ड बना है, इसको हमने बोला फॉस्फोमोनोएस्टर बॉन्ड। इसको हमने बोला फॉस्फोमोनोएस्टर बॉन्ड। समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए, समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए, मुझे पता चलता रहेगा आपको समझ में आ रहा है। एक कह रहा है फर्स्ट स्लाइड लगा दो, यार कैसे काम चलेगा? 1 घंटा 45 मिनट में मैं फर्स्ट स्लाइड लगाऊंगा तो फर्स्ट स्लाइड लगा दो। अरे लुखे, पढ़ ले पढ़ ले। आओ जरा फटाफट आना, फटाफट आना। अब यहां पर देखना, ध्यान से देखना, पूरा का पूरा ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, पूरा का पूरा समझना अच्छे से। मैंने यहां लिखा है आरएनए। आरएनए में अगर बेस एडेनिन है तो आरएनए की शुगर है राइबोस, तो बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। तो अगर कहीं पर लिखा है एडेनोसिन, तो आपसे पूछा एडेनोसिन क्या है, तो एडेनोसिन बेस प्लस शुगर, तो एडेनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है जिसमें बेस का नाम है एडेनिन और शुगर का नाम है राइबोस। एडेनोसिन किसका न्यूक्लियोसाइड है? एडेनोसिन आरएनए का न्यूक्लियोसाइड है। ग्वानिन बेस है, अगर उसके साथ शुगर जुड़ गया तो ग्वानिन प्लस राइबोस इज इक्वल टू ग्वानोसिन। तो ग्वानोसिन बेस नहीं है, ग्वानोसिन शुगर नहीं है, ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड है जिसमें बेस है ग्वानिन और शुगर है राइबोस। अगर आरएनए में साइटोसिन बेस है और वो राइबोस शुगर के साथ जुड़ी है तो साइटोसिन प्लस राइबोस इज इक्वल टू साइटिडीन, और साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड है। अगर बेस यूरेसिल राइबोस, अगर राइबोस शुगर के साथ जुड़ी है तो यूरेसिल बेस प्लस राइबोस शुगर इज इक्वल टू यूरिडीन, यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड है। साइटिडीन, ग्वानोसिन, एडेनोसिन ये सब न्यूक्लियोसाइड हैं, और न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती हैं, बेस और शुगर। इस न्यूक्लियोसाइड में एडेनिन बेस है, राइबोस शुगर है, ग्वानोसिन में ग्वानिन बेस है, राइबोस शुगर है, साइटिडीन में साइटोसिन बेस है, राइबोस शुगर है, यूरिडीन में यूरेसिल बेस है, राइबोस शुगर है। ये न्यूक्लियोसाइड है किसके? आरएनए के। ये शुगर है किसकी? आरएनए की। ये बेस है किसके? आरएनए के। यहां तक समझ में आया तो यस लिख, यहां तक समझ में आया तो यस लिख। ये 3 कॉलम समझ में आए तो यस लिख, ये 3 कॉलम समझ में आए तो यस लिख, ये 3 कॉलम समझ में आए तो यस लिख। हां इसका आइडिया पहले भी दिया था लेकिन अब अच्छे से दिया जाता है, इसलिए दोबारा से देखना है। ये समझ में आया तो यस लिख। सर न्यूक्लियोसाइड को प्यार हो गया, किससे प्यार हो गया? सर न्यूक्लियोसाइड को प्यार हो गया फॉस्फेट से, क्योंकि बेस प्लस शुगर तो न्यूक्लियोसाइड होता है, बेस प्लस शुगर तो
न्यूक्लियोसाइड होता है। सर इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जोड़ दो और परिवार संपन्न करो और बना डालो क्या, न्यूक्लियोटाइड। तो कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। ये है हस्बैंड, ये है वाइफ और ये है बच्चा। हस्बैंड वाइफ मिलाकर न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट इनका बच्चा, तीनों मिलकर बन गए न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड अगर एडेनोसिन में फॉस्फेट जुड़ गया तो बनेगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अगर ग्वानोसिन में फॉस्फेट जुड़ गया तो आपका बनेगा ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड है। साइटिडीन में अगर फॉस्फेट जुड़ गया तो आपका बनेगा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोसाइड है। यूरिडीन में अगर फॉस्फेट जुड़ गया तो आपका बनेगा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ये और ये करके दिखाओ। ये है न्यूक्लियोटाइड, ये है न्यूक्लियोसाइड, ये है शुगर और ये है बेस। बात करते किसकी, आरएनए की। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट जीएमपी, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट सीएमपी, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट यूएमपी। इन्हीं का एक और नाम एडिनाइलिक एसिड, ग्वानेलिक एसिड, साइटिडिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड। समझ में आया तो छाप ले, समझ में आया तो यस लिख दे, समझ में आया तो यस लिख दे, समझ में आया तो यस लिख दे। जल्दी से यस लिख दे, फटाफट यस लिख दे, जल्दी से यस लिख दे। ला 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 ला, जल्दी से यस लिख दे। एक लिख रहा है नो। तेरी तो हर जगह ही नो रहेगी बेटा। जीवन के बहुत सारे काम तू कर नहीं पाएगा क्योंकि तू नो ही रहेगा हर जगह बेटा, कई जगह पे यस भी रहना पड़ता है। हाँ भैया लिख लो, जल्दी से लिख लो। लुक्खा। आओ भैया जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, फटाफट लिख लो, लिख लो इसको फटाफट। टाइम टेबल कहां से आ गया अभी बेटा, भी ये तो करेंगे, टाइम टेबल करेंगे। लो एनर्जी बेटा, एनर्जी नहीं दिखानी है, कॉन्सेप्ट है यहां पर। एनर्जी दिखाई तो फिर काम खराब हो जाएगा बेटा, समझ कुछ नहीं आएगा फिर। डन डन डन, फटाफट डन, लिख लो जल्दी, जल्दी लसेड़ लो, जल्दी लसेड़ लो, पेन लसेड़ लो जल्दी जल्दी। डीएनए के अंदर बेस है एडेनिन, उस एडेनिन के साथ जो शुगर जुड़ी उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सी क्यों बोला, क्योंकि इसके सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं था। तो शुगर प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड का नाम है डीऑक्सी एडेनोसिन। ग्वानिन डीएनए की बेस है, इसके साथ जुड़ गया शुगर डीऑक्सीराइबोस, तो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, और मिलके बना डीऑक्सी ग्वानोसिन। साइटोसिन के साथ डीऑक्सीराइबोस और आपका बना डीऑक्सीसाइटिडीन। थाइमीन के साथ डीऑक्सीराइबोस, आपका बना डीऑक्सीथाइमिडीन।
ये सब बेस हैं डीएनए के, ये सब डीएनए के शुगर हैं। और डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी सैटिडीन, डीऑक्सी थायमिडीन, ये सब न्यूक्लियोसाइड हैं। अब इनका बच्चा क्या है? इनका बच्चा है फॉस्फेट। बेस प्लस शुगर क्या है? बेस प्लस शुगर है आपका न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ गया फॉस्फेट, क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी सैटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। इसी को बोलते हैं डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानेलिक एसिड, डीऑक्सी सैटिडिक एसिड, डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड। समझ में आया तो यस लिख दे। सिंपल है, जैसे आरएनए में बताया था वैसे ही अब किसने बताया? डीएनए में बताया। समझ में आया तो यस लिख दे, समझ में आया तो यस लिख दे, फटाफट यस लिख दे। फटाफट इसको उतार लो। उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए। बढ़िया से पढ़ाई करो घर पे मन लगाकर। चैट भी करो तो प्रोडक्टिव चैट करो। लास्ट उसमें अब हर क्लास से मैं 10 से 15 बच्चों को ब्लॉक किया जा रहा है, मैं ब्लॉक करवाता हूँ। एक वो जो अपने यूट्यूब चैनल का प्रमोशन करने आते हैं, एक वो जो टेलीग्राम चैनल के लिए आते हैं, एक वो जो कहते हैं कि सारे डाउट सारे शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, एक वो लोग जो अननेसेसरी चैट करते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं फालतू की चैट करते हैं, तो वो सब सर्वेलेंस पे डाले हुए हैं। तो हर लेक्चर के बाद हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं 15 से 20 को। मैं ब्लॉक नहीं करवा रहा हूँ, मेरा कोई रोल नहीं होता है। ये तो मतलब ये चीज़ें खराब हैं तो ये ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। तो पूरी टीम इसको विजुलाइज करती है और जहाँ मुझे लगता है कि ये अननेसेसरी चैट कर रहा है, इसको ब्लॉक करना है, तो फिर मैं भी नाम दे देता हूँ कि भैया ये छूट गया है, इनको ब्लॉक कर दीजिए। तो बिना कोई किसी को गलत बोले ना, बिना कोई एब्यूसिव वर्ड यूज़ किए, 2-4 लुखे हैं उन्हें ब्लॉक करना पड़ता है। आज भी मैं जिनको ब्लॉक करूंगा उनका नाम मैं ऊपर लिख दूंगा चैट में ब्लॉक करने के बाद कि आज इनको ब्लॉक किया गया है। मैं वहां कमेंट पढ़ने जाता हूं, वहां लिखा होता है भैया खाना खा लिया, पता नहीं। अरे वो खा लेगी खाना यार, क्या दिक्कत है? तुझे बता के थोड़ी ना खाएगी, खा लेगी, खाने दे उसको, है खाने दे। भी कॉलेज में पूछ लेना खाना खाया नहीं खाया, मैं हेल्प कर दूंगा। अभी क्यों, खाना खाने दे उसको। आ जाओ भाई, फटाफट आना, एकदम फटाफट आना, पूरा फोकस करना अच्छे से, पूरा अच्छे से फोकस करना। फिर मैं डीएनए का स्ट्रक्चर यहां पे बनाऊंगा। मैंने हेडिंग लिखी है डीएनए स्ट्रक्चर, 2 लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेल्प इन डेरिवेशन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ने में या डीएनए के स्ट्रक्चर दुनिया वालों के सामने लाने में हेल्प करी? 2 लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब जब डीएनए का फाइनल स्ट्रक्चर दुनिया वालों के सामने आया तो उस स्ट्रक्चर के आने से पहले वो क्या क्या कोशिशें थी जिनकी हेल्प से हमें डीएनए के स्ट्रक्चर समझने में और पढ़ने में आसानी हुई। तो एक टेक्निक है जो अपने सिलेबस में नहीं है,
टेक्निक का नाम है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। सिर्फ नाम याद रखना है और कुछ याद नहीं करना, कुछ नहीं याद करना। एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। क्या है हमें नहीं मालूम, भगवान जाने। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक किसने दी थी? दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फ्रैंकलिन और दूसरे का नाम था विलिकिन। तो विलिकिन एंड फ्रैंकलिन ने डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। फ्रैंकलिन एंड विलिकिन ने डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया किस टेक्निक की हेल्प से? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। टेक्निक क्या है? नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, बस नाम याद रखना। और डीएनए को स्टडी करने के लिए एक रूल दिया गया जिसको आप कहते हैं चारगफ रूल, जिसको आप कहते हैं चारगफ रूल। चारगफ साइंटिस्ट के नाम थे। तो फ्रैंकलिन एंड विलिकिन ने डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया, टेक्निक थी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। और चारगफ साइंटिस्ट ने डीएनए को स्टडी करके कुछ रूल दिया और उस रूल को बोला चारगफ रूल, जो कि आपका वैलिड है। किसके लिए ये वैलिड है? आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। डीएनए में कितनी स्ट्रैंड होती है? डीएनए में 2 स्ट्रैंड होती है। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होती है। तो पूरा का पूरा फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना अच्छे से। अगर मैं आपको बोला कि चारगफ रूल क्या है, चारगफ रूल कहता है कि डीएनए में जितने पिरिमिडीन होंगे उतने ही प्यूरिन होंगे। चारगफ रूल यह कहता है कि डीएनए में जितने पिरिमिडीन होंगे उतने ही प्यूरिन होंगे। अब बताओ डीएनए में पिरिमिडीन कौन कौन से होते हैं? डीएनए में पिरिमिडीन होते हैं एडेनिन, और डीएनए में पिरिमिडीन होते हैं आपके साइटोसिन, और होते हैं आपके थाइमीन। तो ये किसके बराबर हैं? ये बराबर हैं प्यूरिन के। प्यूरिन होता है एडेनिन प्लस ग्वानिन। तो पिरिमिडीन किसके बराबर हैं? पिरिमिडीन प्यूरिन के बराबर हैं। पिरिमिडीन प्यूरिन के बराबर हैं। तो C प्लस T अपॉन A प्लस G इज इक्वल टू 1। तो ये जो चीज होती है, ये चीज आपकी कांस्टेंट होती है। ये चीज आपकी कांस्टेंट होती है। पिरिमिडीन किसके बराबर है? प्यूरिन। तो एक डीएनए में जितने पिरिमिडीन होते हैं उतने प्यूरिन होते हैं, ऐसा चारगफ साहब बोलते हैं। दूसरा बेस रेशियो। बेस रेशियो यह कहता है कि एडेनिन प्लस थाइमीन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ये रेशियो जो होता है, ये रेशियो स्पेसिफिक होता है फॉर स्पीशीज। स्पेसिफिक होता है फॉर स्पीशीज। तो फिर से सुनिएगा, फिर से देखिएगा। दो चीजें थी जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ने में हेल्प की। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की टेक्निक की हेल्प से फ्रैंकलिन एंड विलिकिन ने डीएनए को स्टडी किया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चारगफ। उन्होंने कुछ रूल दिए, जो रूल वैलिड होते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए। उन्होंने बताया कि डीएनए में जितने पिरिमिडीन होंगे उतने ही प्यूरिन होंगे। पिरिमिडीन मतलब साइटोसिन प्लस थाइमीन, और प्यूरिन का मतलब होता है एडेनिन प्लस ग्वानिन। तो साइटोसिन प्लस थाइमीन अपॉन एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू 1। तो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितने आपके पिरिमिडीन होते हैं उतने ही प्यूरिन होते हैं। दूसरा बताया गया कि A प्लस टी मतलब एडेनिन प्लस थाइमीन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन स्पेसिफिक है। मतलब यह हो गया कि प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट के अंदर आपका प्रोकैरियोट जो होता है आपका, प्रोकैरियोट जो होता है आपका, उसके अंदर
जो G+C है, जो G+C है, इसका जो कंटेंट होता है, ग्वानिन प्लस साइटोसिन जो होते हैं वो आपके ज्यादा होते हैं। ग्वानिन प्लस साइटोसिन ज्यादा होते हैं किसके मुकाबले में? एडेनिन प्लस थाइमीन। तो अगर ग्वानिन प्लस साइटोसिन प्रोकैरियोट में ज्यादा मिलेंगे, एडेनिन प्लस थाइमीन कम मिलेंगे, तो प्रोकैरियोट के अंदर जो बेस रेशियो आएगा वो आपका लेस देन 1 आएगा, वो आपका लेस देन 1 आएगा। लेकिन यूकैरियोट में उल्टा होता है, यूकैरियोट के अंदर A+T जो होता है वो G+C से ज्यादा होता है, तो यहां जो बेस रेशियो आता है वो आपका मोर देन 1 आता है। पूरा फोकस करना, अभी मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो आपको यह चीज और बेटर समझ आएगी। अगले 5 मिनट में यह चीज और बेटर समझ में आएगी। डीएनए में पिरिमिडीन प्यूरिन के बराबर होता है। बेस रेशियो कांस्टेंट होता है स्पीशीज के लिए, किसका? A+T/G+C। प्रोकैरियोट में G+C ज्यादा होता है एज कंपेयर टू A+T, इसलिए आपका प्रोकैरियोट में इसका रेशियो लेस देन 1 आता है। यूकैरियोट में A+T ज्यादा होता है कंपेयर टू G+C, इसलिए इसका रेशियो मोर देन 1 आता है। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। बस 5 मिनट का वेट करिएगा, मैं डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। इसका मतलब क्या है? एडेनिन इक्वल टू थाइमीन, तो डीएनए में जितना एडेनिन होता है, जितना एडेनिन होता है वो थाइमीन के बराबर होता है। और एडेनिन और थाइमीन में आपके कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं? आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो डीएनए में जितना एडेनिन है उतना थाइमीन होगा। अगर डीएनए के अंदर एडेनिन 20 है तो उसके अंदर थाइमीन भी 20 होगा, उसके अंदर थाइमीन भी 20 होगा। ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन, अगर डीएनए के अंदर ग्वानिन आपके 30 हैं तो उसके अंदर जो साइटोसिन होते हैं वो भी 30 होते हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन में आपके ट्रिपल बॉन्ड हैं, आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। एडेनिन और थाइमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। और डीएनए में जितनी शुगर होती है उतने ही फॉस्फेट होते हैं, जितनी शुगर उतने फॉस्फेट, जितने ग्वानिन उतने साइटोसिन, जितने एडेनिन उतने थाइमीन। A+T/G+C का रेशियो स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक होता है और पिरिमिडीन प्यूरिन के बराबर होता है। इन पांचों को आप बोलते हैं चारगफ रूल। यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक आपको समझ में आया यस लिखिए। अब जो चीज मैंने आपको बताई इनको मैं डीएनए के स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाऊंगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाऊंगा और एक एक चीज आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए। बस अगले 5 मिनट में देखना, आपको झुमरी तलैया की सैर करा दूंगा। अगले 5 मिनट में एकदम अलग लेवल पे ले जाऊंगा। डीएनए में जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमीन होंगे, डीएनए में जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, डीएनए में जितने शुगर होंगे उतने ही फॉस्फेट होंगे। डीएनए में पिरिमिडीन का नंबर प्यूरिन के बराबर होता है, नंबर ऑफ पिरिमिडीन प्यूरिन के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ पिरिमिडीन प्यूरिन के बराबर होते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। इसमें पिरिमिडीन क्या है? इसमें पिरिमिडीन क्या है? पिरिमिडीन है आपका साइटोसिन और क्या है? थाइमीन। तो साइटोसिन 30, थाइमीन 20।
30 प्लस 20 50। प्यूरिन क्या है? प्यूरिन है एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन कितना है? 20। ग्वानिन कितना है? 30। तो एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू 50। साइटोसिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू 50। एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू 50। साइटोसिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू 50। एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू 50। जितना पिरिमिडीन है उतना प्यूरिन है, जितना पिरिमिडीन है उतना प्यूरिन है। फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। अब डायग्राम बनाऊंगा। लिख लीजिए फटाफट। डन। आ जाओ अब पूरा फोकस करना, एकदम फोकस करना। डायग्राम बनाता हूं, पूरा का पूरा फोकस करना। एक दिन तेरी बाहों में पनाह में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा। ये दिल कितने धागे? 2 धागे, एक येलो कलर का धागा, एक ब्लू कलर का धागा। तो डीएनए जो है हमारा वो सिंगल स्ट्रैंड हुआ या 2 धागे वाला हुआ? सर वो 2 धागे वाला हुआ। इसका मतलब हमारा जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या वो सर्कुलर है? सर ये सर्कुलर नहीं लिखता। वो डीएनए जो होता है हमारे न्यूक्लियस में वो लीनियर होता है। तो यूकैरियोट के न्यूक्लियस में जो डीएनए मिलता है वो 2 धागे वाला होता है, वो डबल स्टैंडर्ड होता है, वो लीनियर होता है। बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, अगर मैं आपको बोला, ध्यान से देखना, यहां से देखना, देखो ये कितनी गहराई है, गहराई देखिए, यहां से देखिए कितनी गहराई है, कितना डीप है, ये देखिए कितना डीप है। और यहां पर देखिए ये तो बस इतना सा ही डीप है, हल्का सा है, चुन्नू सा। लेकिन यहां देखिए गहराई, देखिए गहराई देखिए कितना डीप है, वेरी डीप। फिर से फील करिए, फिर से फील करिए। ये देखिए यहां से ये यहां तक गया एरो, लेकिन ये तो बस यहीं तक गया। तो आप देखिए, फिर से देखिए, ये जो गहराई है, ये जो गहराई है, ये जो तेरे मेरे प्यार की गहराई है, इस गहराई को बोलते हैं मेजर ग्रूव। इस गहराई को बोलते हैं मेजर ग्रूव। तो ये जो आपको दिखा इतना गहरा, ये जो आपको दिखा इतना गहरा, ये जो आपको दिखा, ये आपका है मेजर ग्रूव। ये है मेजर ग्रूव। और ये जो आपको दिखा, ये इतना सा छोटा सा तिन्नक सा, ये जो हल्का सा है, जो ठीक से दिख भी नहीं रहा है, इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। तो माइनर ग्रूव आपको दिखा, मेजर ग्रूव आपको दिखा, माइनर ग्रूव आपको दिखा, मेजर ग्रूव आपको दिखा। तो अब ध्यान से समझिएगा, 1 हेलिक्स लेंथ, 1 कॉइल, 1 टर्न ऑफ डीएनए। आपसे किसी ने पूछा, ये वाली स्लाइड आपकी हर एक डाउट क्लियर कर देगी अगर आपके दिमाग में कुछ भी है। डीएनए का 1 टर्न का क्या मतलब है? डीएनए का 1 कॉइल ऑफ डीएनए का क्या मतलब है? 1 हेलिक्स लेंथ का क्या मतलब है? 1 कॉइल ऑफ डीएनए का क्या मतलब है? 1 टर्न ऑफ डीएनए का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके अंदर एक होता है मेजर ग्रूव प्लस एक होता है माइनर ग्रूव।
एक होता है माइनर ग्रूव। तो यहां से लेके अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं 1 टन। यहां से लेके इतना पोर्शन है 1 टन, इसको बोलते हैं 1 टन ऑफ डीएनए। और डीएनए में ऐसे बहुत सारे टन होते हैं, डीएनए में ऐसे बहुत सारे टन होते हैं। तो 1 टन ऑफ डीएनए में कितना मेजर ग्रूव होगा? एक मेजर ग्रूव होगा। कितना माइनर ग्रूव होगा? एक माइनर ग्रूव होगा। तो बच्चों, एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव इज इक्वल टू 1 टन ऑफ डीएनए। और अगर डीएनए में यहां पर एडेनिन है, ध्यान से पूरा फोकस करना, अगर यहां पर डीएनए में एडेनिन है तो उसके सामने डबल बॉन्ड बना के थाइमीन होगा। अगर यहां थाइमीन है तो डबल बॉन्ड बना के एडेनिन होगा। अगर यहां ग्वानिन है तो ट्रिपल बॉन्ड बना के साइटोसिन होगा। अगर यहां साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड बना के ग्वानिन होगा। अगर यहां थाइमीन है तो डबल बॉन्ड बनाकर एडेनिन होगा। तो कहने का मतलब यह है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएनए के एक टन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डीएनए के एक टन में लिख के बताओ, मान जाऊंगा। डीएनए के एक टन में मतलब अगर डीएनए में एक चेन में एडेनिन है तो उसके सामने दूसरी चेन में थाइमीन होगा। अगर डीएनए के एक चेन में थाइमीन है तो उसके सामने एडेनिन होगा। अगर डीएनए के एक चेन में ग्वानिन है तो उसके सामने साइटोसिन होगा। अगर डीएनए के एक चेन में साइटोसिन है तो उसके सामने ग्वानिन होगा। एडेनिन और थाइमीन में डबल बॉन्ड, एडेनिन और थाइमीन में डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर यहां T है, अगर यहां A है तो यहां T है। अगर यहां T है तो यहां A है। अगर यहां G है तो यहां C है। तो मुझे बताइए T का मतलब क्या होता है नसेड़? T का मतलब TMP, A का मतलब AMP, C का मतलब CMP, G का मतलब GMP, A का मतलब AMP, T का मतलब TMP, G का मतलब GMP, C का मतलब CMP। तो मुझे बताइए डीएनए के एक टन में कितने बेस पेयर हैं? बस इतना बता दो। डीएनए के एक टन में कितने बेस पेयर हैं? बस इतना बता दो, इतना बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। डीएनए के एक टन में कितने बेस पेयर हैं? बस इतना बता दो। मजा आ जाएगा भाई साहब, भाई साहब मजा आ जाएगा। डीएनए के एक टन में कितने बेस पेयर होते हैं? अगर यहां A है तो यहां T है, यहां T है तो A है, यहां G है तो यहां C है। तो डीएनए के एक टन में होते हैं 10 बेस पेयर। तो नंबर ऑफ बेस पेयर पर टन, नंबर ऑफ बेस पेयर पर टन कितना होगा? 10 होगा, 10 होगा। और दो बेस पेयर के बीच में अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, ये जो दो आपको रेड कलर के डंडे दिख रहे हैं, दो बेस पेयर के बीच में अगर मैं आपसे कहूं कि दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये पहला बेस पेयर और ये दूसरा बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो आप बोलेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो दो रेड कलर के डंडे के बीच में, दो बेस पेयर के बीच में, दो बेस पेयर के बीच में, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन।
तो दो रेड कलर के डंडे के बीच में, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन। नैनोमीटर में क्या लिखेंगे? नैनोमीटर में क्या लिखेंगे? नैनोमीटर में शायद लिखेंगे 0.34 नैनोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉन और 0.34 नैनोमीटर। यहां तक समझ में आया तो यस लिख, यहां तक समझ में आया तो यस लिख दे। तो डीएनए के एक टन की कितनी लंबाई होती है? डीएनए का एक टन इजिकल टू नंबर ऑफ बेस पेयर पर टन। एक टन में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं? 10 बेस पेयर हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना है? डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो डीएनए के एक टन की लंबाई, एक टन डीएनए का होता है 34 एंगस्ट्रॉन और शायद नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए के एक टन की लंबाई क्या है, नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर है 10, डिस्टेंस है 3.4, तो आपकी हेलिक्स लेंथ जो आएगी, इसी को बोलते हैं हेलिक्स लेंथ, इसी को बोलते हैं 1 टन, इसी को बोलते हैं 1 कॉइल, और ये आपका जाएगा 34 एंगस्ट्रॉन या फिर 3.4 नैनोमीटर। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख दे, समझ में आया तो यस लिख दे, फटाफट यस लिख दे, फटाफट यस लिख दे। अगर ये चीज समझ में आई तो यस लिख दे, फटाफट यस लिख दे, जल्दी से यस लिख दे। तो ये चीज तुमको समझ में आई, ठीक है। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, लीनियर है, उसके अंदर एक टर्न का मतलब होता है एक मेजर ग्रूव एक माइनर ग्रूव। एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। एक चेन में, अगर एक चेन में ये 1 चेन, ये 1 चेन, ये 1 चेन, एक चेन में अगर एएमपी है तो उसके सामने डबल बॉन्ड बना के टीएमपी है। अगर एक चेन में टीएमपी है तो उसके सामने डबल बॉन्ड बनाकर एएमपी है। बिल्कुल सही है। अब कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया? साइंटिस्ट का नाम था आपके वॉटसन एंड क्रिक। कब दिया गया था? 1953। अब डीएनए के टाइप्स हमारे सिलेबस में नहीं है। देखो, मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा जितना नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, फालतू कुछ नहीं, और एकदम देसी भाषा में पढ़ाऊंगा जैसा किताब में है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही। डीएनए के टाइप्स होते हैं ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। डी भी होता है ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। हमें नहीं पढ़ना ये सब, हमें यह पढ़ना है कि वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए की खोज की थी वो डीएनए कैसा था? वो बी डीएनए था। बस इतना याद रखना, क्योंकि सभी डीएनए की जो 1 टर्न होता है, जो हेलिक्स लेंथ होती है, उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, इन सब का 1 टर्न की जो वैल्यू है अलग अलग है। इनमें नंबर ऑफ बेस पेयर एक टर्न में अलग अलग हैं। तो हमें सारे टाइप के डीएनए नहीं पढ़ने। हम जो डीएनए पढ़ाते हैं वो डीएनए पढ़ाते हैं बी टाइप का डीएनए। तो हर डीएनए की हेलिक्स लेंथ अलग अलग है, हर डीएनए में डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर अलग अलग है, हर डीएनए के अंदर आपका जो आपका टर्न है वो अलग अलग है। हमें हर तरह का डीएनए नहीं पढ़ना, हमें हमारा वाला पढ़ना है जो वॉटसन क्रिक साहब ने देखा था, वो है बी डीएनए। और ये किस टाइप का डीएनए होता है? ये राइट हैंडेड डीएनए होता है। याद रखना, बस याद रखना। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा कि राइट हैंडेड डीएनए का मतलब क्या है। बस इतना याद रखना,
वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए की खोज की थी, याद रखना, तेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तू डायरेक्ट याद रखना, राइट हैंडेड डीएनए। तो जो डीएनए हम पढ़ते हैं वो राइट हैंडेड होता है, उस डीएनए का नाम बी डीएनए होता है। 1953 ईयर में वॉटसन एंड क्रिक ने देखा था। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। राइट हैंडेड समझना ही नहीं है, ये पकड़, इसको घुमा ले, बस ये है राइट हैंडेड, नहीं समझना है, तेरा कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, तेरे से कोई नहीं पूछेगा राइट हैंडेड क्या होगा, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है कि जो डीएनए था वो लेफ्ट हैंडेड था या राइट हैंडेड था। पहले नीट निकाल ले, फिर मेडिकल कॉलेज में जाएगा, वहां पढ़ेगा बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ये तो आके मुझे भी समझा देना राइट हैंडेड डीएनए क्या होता है। हॉलमार्क ऑफ डीएनए, हॉलमार्क देख के ही खरीदें। हॉलमार्क ऑफ डीएनए, डीएनए का हॉलमार्क है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेस पेयर, बिटवीन बेस पेयर। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेस पेयर, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसेस, तो अब आप देखिए एडेनिन और थाइमीन में क्या है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, गुआनिन और साइटोसिन में क्या है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। तो ये डीएनए की आन बान और शान है। तो ये आपका हॉलमार्क होता है डीएनए का, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसेस। कितनी चेन है सर? 2 चेन है, 2 चेन है। पॉली क्यों बोला? पॉली मतलब एक से ज्यादा, बहुत सारे। न्यूक्लियोटाइड का मतलब आपको बता चुका हूं। तो डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये देखिए एएमपी, टीएमपी, टीएमपी, एएमपी, जीएमपी, ऐसे डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो डीएनए 2 चेन का बना हुआ है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक को बेस बोलते हैं, एक को शुगर बोलते हैं, एक को फॉस्फेट बोलते हैं। बेस में पिरिमिडीन आता है, प्यूरिन आता है। पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूं, प्यूरिन के स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूं। अब क्या जान ही लोगे? यहां तक समझ में आया ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं? इसमें आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, इसमें आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। समझ में आया तो छाप डाल, समझ में आया तो छाप डाल और यस लिख दे। देखो यहां पर सारी चीजें असेंबल हो गई जो हम पढ़ रहे थे। समझ में आया तो यस लिख दे, समझ में आया तो यस लिख दे, फटाफट यस लिख दे। ये जेनेटिक्स का ही भाई है, इसको पढ़ने के लिए ना जिगरा चाहिए, जिगरा, समझ गए? लेजेंड लोगों को ही समझ आएगा ये, हर उस आदमी को समझ में आएगा जो पढ़ना चाहता है, और जो लुक्खा है, जो पढ़ना नहीं चाहता, बस यहां आके ऐसे बैठ गया, उसको तो समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, आएगा ही नहीं बिल्कुल। अरे कैसे आएगा, उसके लिए बना ही नहीं है ये, समझ में आया? लुक्खों को समझ में नहीं आएगा, हर वो आदमी जो समझना चाहता है उसको समझ में आएगा। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। वीडियो कॉल, खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता, चांद पे दाग है ये जानते हैं हम, अगर रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना। जल्दी से लिख ले। अरे रुक जा, वीडियो कॉल, रुक जा, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल में बैठा होगा पुनीत सुपरस्टार चश्मा लगा के ऐसे एकदम से जहर निकालेगा एकदम। आओ बेटा आओ, आओ, अब और खतरनाक नशा दूंगा, और खतरनाक नशा दूंगा, आ जाओ।
एएमपी, टीएमपी, जीएमपी, सीएमपी कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, टीएमपी कितने न्यूक्लियोटाइड हैं बताओ? टोटल न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहे हैं 4। एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस, 4 न्यूक्लियोटाइड में 4 बेस। नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड एएमपी, टीएमपी, जीएमपी, सीएमपी। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड टी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं? 2। जी और सी में कितने हैं? 3। टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 5। पूरा फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना। अगर तुमसे कहा एडेनिन 20 है, तुमसे कहा कि एडेनिन आपको क्वेश्चन में दिया है 20, तो बताओ थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानोसिन कितने होंगे? कितने होंगे? तो बच्चों जितना एडेनिन होता है, एडेनिन इक्वल टू थाइमीन, एडेनिन इक्वल टू थाइमीन। जितना एडेनिन होता है उतना थाइमीन होता है। तो आप मुझे बताइए थाइमीन कितना होगा? थाइमीन होगा 20। तो अब आप देखिए एडेनिन और थाइमीन 20 हैं, इसका मतलब ग्वानिन और साइटोसिन कितने हैं? तो टोटल को मान लो 100%, तो 100 में से आप निकाल दीजिए 40। एडेनिन 20 है तो एडेनिन किसके बराबर होता है? थाइमीन के, तो थाइमीन भी 20 होगा। टोटल को मैंने मान लिया 100, तो 100 में से एडेनिन और थाइमीन निकाल दीजिए, मतलब 100 माइनस 40, तो ग्वानिन और साइटोसिन की टोटल अमाउंट कितनी होगी? 60 होगी। और हमको मालूम है कि जो ग्वानिन होता है वो इक्वल होता है किसके? ग्वानिन इक्वल होता है किसके? साइटोसिन के। तो ग्वानिन और साइटोसिन मिलाकर 60 हैं और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर है। तो बताइए ग्वानिन कितना हुआ? ग्वानिन भी आपका 30 हुआ, साइटोसिन आपका 30 हुआ, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन का जो एडिशन है, इनका एडिशन है आपका 60। आओ फिर से समझिए, एडेनिन 20 है तो थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानोसिन कितना होगा? एडेनिन 20 तो थाइमीन भी 20, तो एडेनिन थाइमीन के बराबर होता है, तो एडेनिन 20 थाइमीन 20। तो बचा क्या? ग्वानिन और साइटोसिन। तो टोटल को मैंने मान लिया 100 में से मैंने एडेनिन और थाइमीन निकाल दिए, मतलब 40, 20 प्लस 20 40। तो ग्वानिन और साइटोसिन कितने आ गए? 60। लेकिन ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है, तो दोनों का एडिशन 60 है, तो इसका मतलब इंडिविजुअल कितना होगा? ग्वानिन 30, साइटोसिन 30। ग्वानिन साइटोसिन के बराबर है और इनका एडिशन है 60। अगर यह समझ में आया तो आप जल्दी से यस सर लिख दीजिए, जल्दी से यस सर लिख दीजिए। भाई डीएनए स्ट्रक्चर जब खत्म होगा तब जाके इसकी एनसीईआरटी लगा के पढ़ाऊंगा। डीएनए स्ट्रक्चर इस क्लास में खत्म नहीं होगा। जैसे ही डीएनए स्ट्रक्चर टॉपिक खत्म होगा, ये टॉपिक अगली क्लास का 15 मिनट और लेगा। अगली क्लास का मतलब कल की क्लास का 15 मिनट लेगा। उसके बाद इसकी एनसीईआरटी लगाऊंगा। एक टॉपिक के बाद फिर एनसीईआरटी, एक टॉपिक के बाद फिर एनसीईआरटी, ऐसे बताऊंगा। ठीक, तो भाई टीचर को कभी मत बताओ उसको क्या करना है, समझ लो। जिसने बताया भस्म हो जाएगा, लुखे कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, कुछ नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूं कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, इफ जैसे करा रहा हूं बस आंख बंद करके उतार ले, जैसे बताया जा रहा है बिल्कुल वैसे उतार ले। नसेड़, इफ एडेनिन 10%, इफ एडेनिन 10%, देन टोटल नंबर, लेवल बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे। एडेनिन 10%, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से समझना, अगर एडेनिन 10 है तो फिर आपका एडेनिन 10 है तो आप बताइए थाइमीन कितना होगा? थाइमीन भी 10 होगा। इसका मतलब आपका एडेनिन और थाइमीन मिलाकर 20 बेस हैं। कितने बेस हो गए? 20। एडेनिन कितने हैं? 10।
थायमीन कितने हैं 10, दोनों को मिलाकर कितने हो गए 20। अब हमें मालूम है कि एडेनिन थायमीन के साथ, एडेनिन और थायमीन, एडेनिन थायमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हमें यह मालूम है। एडेनिन और थायमीन के 20 बेस हैं, तो आप बताइए टोटल बेस पेयर एडेनिन और थायमीन के कितने होंगे, बताइए एडेनिन और थायमीन के बेस पेयर कितने होंगे, आप ये बताइए। एडेनिन 10 है, थायमीन 10 है, तो एडेनिन और थायमीन मिलाकर 20 बेस हैं, और एडेनिन थायमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो एडेनिन और थायमीन के हमारे पास कितने बेस पेयर होंगे। पेयर पूछ रहा हूं, पेयर पूछ रहा हूं, कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप इसको बहुत तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो, कई तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आप देखिए एडेनिन, कई लोगों ने इसका आंसर सही भी निकाला है भाई साहब, कईयों ने। अब मुझे बताइए एक बेस पेयर में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एक बेस पेयर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन और थायमीन के कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। क्यों, क्योंकि एडेनिन और थायमीन के टोटल बेस 20 हैं, टोटल बेस 20 हैं, तो इनके बेस पेयर कितने होंगे, इनके बेस पेयर 10 होंगे, क्योंकि एडेनिन थायमीन के साथ बॉन्ड बनाता है। एक बेस पेयर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बताओ 10 बेस पेयर में 10 × 2 कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 20 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एडेनिन और थायमीन 20 हैं, तो बताइए ग्वानिन और साइटोसिन कितने होंगे। ग्वानिन और साइटोसिन कितने होंगे, 100 - 20, तो 100 - 20 कितना हो गया, 80 बेसिस, 80 बेसिस। तो 80 बेसिस, और हमको मालूम है कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो 80 बेसिस का मतलब हो गया कितने बेस पेयर, 40 बेस पेयर। और एक बेस पेयर में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। तो 40 बेस पेयर में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, 40 3 जा 4 3 जा 12, 120 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है आपका 20 और ये है आपका 120। तो 20 + 120 = 140 हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ, फटाफट आ जाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। एडेनिन 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे। अगर एडेनिन 10 है तो थायमीन भी 10 होगा, तो एडेनिन और थायमीन का एडिशन कितना हो गया, 20। तो एडेनिन और थायमीन के 20 बेस हैं, 20 बेस हैं, और एडेनिन थायमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अगर एडेनिन थायमीन के 20 बेस हैं तो कितने कपल हुए, 10 कपल हुए। बच्चों दो मेल हैं और 2 फीमेल हैं, तो टोटल कपल तो 2 ही हुए ना। 4 मेल हैं, 4 फीमेल हैं, 10 हस्बैंड यहां बैठे हैं, 10 वाइफ यहां बैठी हैं, 10 हस्बैंड 10 वाइफ, टोटल लोग हो गए 20, कपल तो 10 ही हुए। तो टोटल बेस है 20, टोटल बेस है 20, कपल कितने हुए, बेस पेयर कितने हुए, 10 बेस पेयर हुए। और एक बेस पेयर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 10 बेस पेयर में 20 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, टोटल आ गया 20। अब ग्वानिन और साइटोसिन 100 में से 20 निकाल दीजिए, तो ग्वानिन और साइटोसिन 80 बेस हैं, जिसमें 40 हस्बैंड हैं, 40 वाइफ हैं। तो 40 हैं ग्वानिन, 40 हैं साइटोसिन। तो ग्वानिन और साइटोसिन के पेयर कितने हुए, 40 बेस पेयर, मतलब 80 बेसेस। एक बेस पेयर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 40 बेस पेयर में 120 हाइड्रोजन बॉन्ड, 120 + 20 140। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख दे, समझ में आया तो यस लिख, फटाफट यस लिख दे। वीडियो कॉल बाद में समझ, अभी बात को समझ,
क्लास की इंटेंसिटी को समझ, क्लास के माहौल को समझ, क्वेश्चन की गर्मी को समझ। वीडियो कॉल तो कर लेंगे, अरे तेरा चेहरा तो चांद जैसा है, देख लूंगा जब तू दिखाना चाहेगा। पहले क्वेश्चन को समझ, यहां पर फोकस कर, ये ज्यादा जरूरी है। वीडियो कॉल तो हो जाएगी बाबा, अरे हो जाएगी, हो जाएगी। तू मुझे देख तो रहा है सारी जिंदगी, तुझे हम देखेंगे, तेरे कहने पे नहीं देखेंगे, जब हमारा मन होगा तब हम तुझे देखेंगे। अरे आओ यहां देख, यहां पर देख, ये समझ में आया। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसके बाद मैं क्लास को खत्म करूंगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, तो क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ एडेनिन 120, ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे, और लेवल बढ़ाते हैं, और लेवल बढ़ाते हैं। देखो धीरे धीरे नशा समय होने वाला है। मम्मी मैं नशेड़ी बन गया, बॉटनी वाले ने मुझे नशेड़ी बना दिया। कैसा नशेड़ा? पढ़ाई का नशेड़ा, पढ़ाई का नशेड़ा। ड्रग नहीं लेना, अल्कोहल, सिगरेट, खैनी, फैनी, जर्दा, तंबाकू, सबसे दूर रहना, बस पढ़ाई का नशा रखना। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे। अरे यहां देख लो वीडियो कॉल, यहां देख लो वीडियो कॉल, यहां देख ले वीडियो कॉल। हां यहां देख, इफ एडेनिन 120, एडेनिन 120, टोटल 20 टर्न्स इन डीएनए, टोटल नंबर ऑफ pyrimidine विच फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान से देखना, डीएनए के एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि डीएनए में 20 टर्न है। अगर डीएनए में 20 टर्न है, इसका मतलब 20 इंटू 10 बेस पेयर इज इक्वल टू 200 बेस पेयर। 200 बेस पेयर मतलब 400 बेसिस। मॉलिक्यूलर को कम मत आंकना, पहले बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर को कम मत समझना। 400 बेसिस। तो अगर एडेनिन 120 है तो थाइमीन भी 120 हुआ। तो एडेनिन और थाइमीन का टोटल कितना हुआ? एडेनिन और थाइमीन का टोटल हुआ 240। तो फिर ग्वानिन और साइटोसिन कितना हुआ? ग्वानिन और साइटोसिन हुआ, टोटल में से माइनस करो 240। टोटल है कितना? अरे मजा आया ना, टोटल है 400। क्या बात है, आंसर भी लिख रहे हो? अरे अरे दीवाने, अरे दीवाने। 400 में से 240 गया तो माइनस करो भाई, 400 में से 240 गया तो 240 गया तो शायद 160 आया होगा। 240 से 340, हां। तो ग्वानिन और साइटोसिन कितना आया? ग्वानिन और साइटोसिन आया आपका 160। और हमको मालूम है, हमको मालूम है, इश्क मासूम है, दिल से हो जाती हैं गलतियां। तो ग्वानिन साइटोसिन के बराबर है, इसका मतलब ग्वानिन 80 है और साइटोसिन 80 है, क्योंकि इनका टोटल 160 है। तो अब कहानी में ट्विस्ट देख, कहानी में ट्विस्ट देख। तो हमें ग्वानिन पता चल गया, साइटोसिन पता चल गया, एडेनिन पता चल गया, थाइमीन पता चल गया। तुझसे पूछा है pyrimidine का नंबर जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब देख, एडेनिन थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो वो pyrimidine बताओ जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ग्वानिन pyrimidine नहीं है, ग्वानिन प्यूरिन है, साइटोसिन pyrimidine है, साइटोसिन pyrimidine है।
उस पिरिमिडीन का नंबर बताओ जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। उस पिरिमिडीन का नंबर मत बताना जो डबल बॉन्ड बनाता है। उस पिरिमिडीन का नंबर मत बताना जो डबल बॉन्ड बनाता है। उस पिरिमिडीन का नंबर बताना जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। आंसर आएगा 80। आंसर आएगा 80। लाया तो बहुत कुछ था तुम्हारे लिए कि तुम्हें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बताऊंगा, तुम्हें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के क्वेश्चन बताऊंगा, तुम्हें बैकबोन बताऊंगा, डीएनए एंटी पैरेलल क्या हूं क्यों है यह भी तुम्हें बताऊंगा, ये डेटा तुम्हें समझाऊंगा। उसके बाद सेंट्रल डोग्मा क्या है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या है यह बताऊंगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बताऊंगा। लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ भी नहीं चलता। घबराना मत, लो फील मत करना, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई कल फिर आएगा और कल की क्लास तबाही होगी। क्लास अगर पसंद आई तो दिल बना दीजिए, क्लास अगर पसंद आई तो दिल बना दीजिए, फटाफट दिल बना दीजिए, जल्दी से दिल बना दीजिए। और ऐप में एक कमेंट जरूर कर देना, ऐप में एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, एक कमेंट कर दीजिएगा। शाम को मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और बता दीजिएगा। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। कल फिर मिलेंगे।